मुझे तो महज इत्तेफाक से इंडियन मिलिट्री के पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े ख़तरनाक खुफिया मंसूबे का सुराग मिल गया था। मैंने इसी वक्त दिल में तय कर लिया था कि मुझसे जैसे और जिस तरह भी हो सका इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को खाक में मिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कौमी फ़र्ज़ भी बन गया था। अफसोस सिर्फ यह था कि मैं इंसानी शक्ल में नहीं था। फिर ख्याल आया कि अगर मैं सांप की शक्ल में ना होता तो इस खुफिया मंसूबे का मुझे कभी पता नहीं चल सकता था। मेरा सांप का रूप ही मेरी मदद का बहुत बड़ा सबब बन गया था। लेकिन इस मंसूबे को तबाह करने के लिए कमांडो अटैक की ज़रूरत थी और इसके लिए ना सिर्फ मुझे अपने साथियों कमांडो खालिद और कमांडो हारून की ज़रूरत थी बल्कि मेरा वापस इंसानी शक्ल में आना भी बहुत ज़रूरी था। मैं अकेला सांप बनकर इंडियन आर्मी के इतने ख़तरनाक और अहम फौजी मंसूबे को तबाह नहीं कर सकता था। दोनों आर्मी अफसर देर तक ब्लूप्रिंट का मुआयना करते और निशाना लगाते रहे। थोड़ी देर बाद मेजर गोखले ने कमर सीधी करते हुए कहा, कैप्टन पांडे इस वक्त कॉफ़ी पीने को जी चाहता है। कैप्टन पांडे ने कहा, सर यहाँ तो हम कॉफ़ी नहीं मंगवा सकते, ये तो टॉप सीक्रेट रूम है। मेजर ने पेंसिल मेज़ पर रखते हुए कहा, आओ मेस में चलकर पीते हैं। ये कागजात इस तरह मेज़ पर रहने दो, हम बाहर से लॉक कर जाएंगे दरवाजे को, हमें 10-15 मिनट ही लगेंगे। ठीक है सर। और वो दोनों कमरे से चले गए। मुझे दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ आई। इसके फ़ौरन बाद मैं क्रेट के सुराख में से निकल कर फर्श पर रेंगता हुआ मेज़ के ऊपर आ गया। मेरे सामने भारतीय मिलिट्री के ख़तरनाक हथियार लेज़र गन का ब्लूप्रिंट खुला हुआ था। साबिक आर्मी कमांडो होने की वजह से मैं कुछ इस किस्म के प्रिंट समझ लेता था। मैंने प्रिंट के निशानात और आड़े तिरछे जावियों को गौर से देखना शुरू कर दिया। एक जगह DKA लिखा हुआ था, इसका मतलब द्वारका ही हो सकता था। इस जगह ऐसे निशान बने हुए थे जो पहाड़ियों के निशान हो सकते थे। एक जानिब समंदर दिखाया गया था, इसका मतलब था कि ये लेज़र गन द्वारका के साहिल समंदर की किसी पहाड़ी में लगाई गई है। मैंने ये सारे खुफिया निशानात और इशारे अपनी यादाश्त में महफूज कर लिए। ब्लूप्रिंट को बार बार देखा। इसकी बाज़ डिग्रियां भी जो मेरी समझ में आई अपनी इंसानी जहन में महफूज कर ली। मैंने दीवार पर लगे क्लॉक पर निगाह डाली। इस वक्त दिन के 12:15 बज रहे थे। मैं वहाँ से फरार होना चाहता था। मुझे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज के ख़तरनाक तरीन मंसूबे का राज मिल गया था। मैं वहाँ से निकलकर किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी भोपाल पहुंचकर कमांडो खालिद को इस ख़तरनाक पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे की सारी तफसीलात से आगाह करना चाहता था। मेरी दो मजबूरियाँ थीं। सांप होने की वजह से मैं दिन की रोशनी में वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता था। दूसरी मजबूरी ये थी कि मैं सांप के रूप में था और मेरे लिए इस हालत में भोपाल पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे ये मालूम हो चुका था कि मैं द्वारका में आर्मी के हेडक्वार्टर या इसके किसी रीजन में हूँ। वहाँ से मुझे ट्रेन के जरिए पहले बम्बई और इसके बाद भोपाल पहुँचना था। ये काम पहाड़ काट कर दूध की नहर निकालने के बराबर था। मुझे हर हालत में ये पहाड़ काटना था। दरवाजे का ताला बाहर से कोई खोल रहा था। मैं मेज़ पर से छलांग लगाकर फर्श पर आया और तेज़ी से क्रेट के सुराख में घुस गया। दोनों इंडियन आर्मी अफसर कॉफ़ी पीकर वापस आ गए थे। मैं सुराख के साथ लगकर बैठा अपनी जेहन में ब्लूप्रिंट के इशारों और डिग्रियों के निशानात को दोहराते हुए पुख्ता कर रहा था ताकि वक्त आने पर मुझे सब कुछ याद रहे। कुछ देर के बाद दोनों अफसरों ने भी अपना काम ख़त्म कर लिया और फाइल को बंद करके क्रेट में रखकर क्रेट को ताला लगा दिया। मेजर गोखले ने कहा, यहाँ से हम गन पोस्ट पर जाएंगे। ठीक है सर, कैप्टन पांडे बोला। दोनों सीक्रेट रूम से निकल गए। उन्होंने बाहर से दोबारा ताला लगा दिया। मैं क्रेट से निकला और कमरे का जायज़ा लिया कि वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। मैं छोटा सा सांप था। मुझे बाहर निकलने के लिए छोटा सा सुराख ही काफ़ी था। दीवार के ऊपर छत के करीब एक छोटा सा रोशनदान था जिस पर आहिनी सलाखें लगी हुई थी। मैंने दीवार पर चढ़कर रोशनदान की सलाखों में से झांक कर बाहर देखा। सामने फौजी दफ्तरों की 2 मंजिला इमारत थी। 2-4 फौजी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। मिलिट्री पुलिस का एक जवान इमारत के बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़ा था। इधर उधर इंडियन फौजी चलते फिरते नजर आ रहे थे। मैं दिन के वक्त नहीं निकल सकता था। मुझे शाम होने का इंतज़ार करना था। मैं रोशनदान से नीचे उतरा और क्रेट के अंदर जाने की बजाय इसके पीछे छुप गया। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, सांप बनकर मुझे बहुत से नए तजुर्बे हुए थे। एक तजुर्बा ये भी था कि सांप कभी बोर नहीं होता। वो कई घंटे छुप कर बड़े आराम से इंतज़ार कर सकता है। मैं बोर तो नहीं हो रहा था मगर मुझे बेचैनी ज़रूर लगी हुई थी क्योंकि मैं वक्त ज़ाया किए बगैर भोपाल रवाना हो जाना चाहता था। भोपाल जाने की अहम तरीन मुहिम मेरे सामने थी। ये एक अहम मुहिम थी जिस तरह एडमंड हिलरी के सामने माउंट एवरेस्ट फतह करने की मुहिम थी। ताज्जुब की बात थी कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद मैं अभी तक सांप ही के रूप में था। एक लम्हे के लिए भी इस दौरान अपनी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आया था।
कुदरत मेरे साथ अजीबो गरीब मजाक कर रही थी। मुझे शाम का अंधेरा होने तक इसी कमरे में रहना था। मैं इसी कमरे में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दीवार पर लगे क्लॉक को और रोशनदान में आने वाले दिन की रोशनी को देख लेता। आखिर वो वक्त भी आ गया जब रोशनदान पर दिन की रोशनी मांद पड़ते पड़ते शाम के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैं फौरन दीवार पर रेंगता रोशनदान पर पहुंचा। सलाखों में से झांक कर देखा, सामने वाली फौजी इमारत में रोशनी हो रही थी, मगर मेरे कमरे वाली दीवार अंधेरे में थी। मैं नीचे उतर गया और एक जानिब झाड़ियों में आकर गर्दन निकालकर चारों तरफ देखा। ये फौजी हेडक्वार्टर थे। कुछ फासले पर ऊंची दीवार थी जिस पर खारदार तार लगी थी। इस तरफ से बाहर निकलने में ही आफियत थी। चुनाचे मैं अंधेरे में रहकर रेंगते रेंगते दीवार पर आया। दीवार पर चढ़कर खारदार तारों के नीचे से गुजरकर दीवार की तरफ आ गया। दूसरी तरफ नशीब में खाई थी। मैं सोचने लगा कि मुझे स्टेशन पर किस तरह पहुंचना चाहिए। यह बहुत बड़ा मरहला था, मगर यह भी मालूम नहीं था कि स्टेशन किस तरफ है। मेरे पास इधर उधर भटकने के लिए वक्त भी नहीं था। मेरे इंसानी जहन पर मायूसी भी छाने लगी थी। किसी वक्त ख्याल आता कि मैं शायद भोपाल न पहुंच सकूं, लेकिन जब यह ख्याल आता कि दुश्मन मेरे वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना चुका है, तो मेरे अंदर नई ताकत आ जाती। मैंने दूर से नजर आने वाली रोशनियों को अपना टारगेट बनाया और अल्लाह का नाम लेकर खाई पार की और रोशनियों की तरफ रवाना हो गया। एक छोटी सड़क बड़ी मुश्किल से गाड़ियों से बचकर और लोगों की नज़रों से महफूज रहकर पार की। यह सारा इलाका ऊंचा नीचा था, ज़मीन पथरीली थी, कहीं कहीं खेत भी थे और दाएं बाएं नारियल और ताड़ के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे, मगर रेलवे सिग्नल की हरी या लाल बत्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ यही एक निशान मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकता था। मैं अल्लाह पर तवक्कल रखकर रेंगता चला जा रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं बमुश्किल 1-150 गज दूर गया हूँगा कि मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए। मैं वहीं रुक गया। अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा करम होने वाला था। मैं सांप के रूप से अपनी इंसानी शक्ल में वापस आने वाला था। यह अमल शुरू हो गया था। मैं बेहद खुश था और खुदा से दुआ मांग रहा था कि ये झटके अब रुके नहीं, लगते ही चले जाएं। 15-20 सेकंड के बाद वही होने वाला था जो इससे पहले हुआ करता था, यानी मुझे अपने जिस्म का एहसास होना शुरू हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझ पर किसी ने बोझ सा डाल दिया है। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर एक झटका लगा। यह आखिरी झटका था। मैंने आंखें खोल दी। मैं सांप से अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ चुका था। मेरा लिबास वही था जो कमांडो खालिद से बिछड़ते वक्त मैंने पहना हुआ था। ये हिंदुआना लिबास था, यानी खद्दर का कुर्ता और पजामा। पाँव में पुरानी चप्पल थी। मैंने जल्दी से कुर्ते की जेब टटोली। इसमें से 15 रुपए निकल आए, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि द्वारका से बम्बई और फिर वहाँ से भोपाल तक मैं बजरिया रेलगाड़ी इतने कम पैसों में नहीं जा सकता था। मैंने यही सोचा कि मैं बगैर टिकट के सफ़र करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। इंसान के रूप में आने के बाद सबसे पहला फ़र्क ये पड़ा था कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता था। दूसरा, मुझे अब कमांडो खालिद और जमीला की बू भी नहीं आ सकती थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कलमा शरीफ पढ़कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी शेव काफ़ी बढ़ गई है। मैं एक नए अज़म के साथ दूर नज़र आने वाली रोशनियों की तरफ चल पड़ा। अब मैं इस पोजीशन में था कि अच्छी तरह देखभाल कर रास्ते को रोशनियों की तरफ निकाल सकूं। जल्दी ही मुझे एक सड़क मिल गई। फिर एक मोटर गाड़ी की आवाज़ भी आई। अभी रात का पहला पहर था। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। मैंने हाथ दे दिया इस ख्याल से कि शायद रुक जाए। गाड़ी रुक गई। ये एक पुरानी सिगार थी। एक बूढ़ा गुजराती इसे चला रहा था। इसने गुजराती में मुझसे कुछ पूछा। मैंने स्टेशन का नाम लिया। इसने इशारा किया कि अंदर आ जाओ। मैं इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो हिंदुस्तानी में बोला, तुम गुजराती नहीं? मैंने कहा नहीं, हम पंजाबी, अमृतसर का है, राम प्रसाद नाम है। वो बोला स्टेशन पर जाएगा? मैंने कहा दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाला गाड़ी कब जाता है? वो बोला मालूम नहीं, हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देगा। इसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। वहाँ काफ़ी रौनक थी। इंसानी रूप में आने के बाद अब एक बार फिर मेरे सर पर पुलिस और CID का खतरा मंडलाने लगा था। लेकिन मैं जिस मिशन पर जा रहा था इसकी अहमियत इस खतरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी पूछगछ के बाद पता चला कि भोपाल को वहाँ से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती, पहले बम्बई जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर भोपाल वाली गाड़ी मिलेगी। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैं बगैर टिकट के गाड़ी में बैठ गया। सारी रात ट्रेन चलती रही। रात होने की वजह से कोई टिकट चेकर ना आया। सुबह बम्बई पहुंच गया। यहाँ से जनता एक्सप्रेस में भी बगैर टिकट के बैठ गया और भोपाल की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में जहाँ टिकट चेकर के आने का खतरा होता, वहाँ ट्रेन से उतर कर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाता। इसी तरह सारा दिन गुजर गया। रात आ गई। रात के पहले पहर ट्रेन भोपाल के स्टेशन में दाखिल हो गई। मैंने फिजा को सूंघा। मुझे जमीला और नागन दुर्गा और कमांडो खालिद में से किसी की बू महसूस न हुई। अगर मैं सांप होता तो ये बू ज़रूर आती।
मैं मेन गेट की बजाय लाइन चलकर स्टेशन से दूर निकल आया। रास्ते का मुझे इल्म था। 15 रुपयों में से 6 रुपये मेरे पास बाकी रह गए थे। मैंने एक रिक्शे वाले को 6 रुपये दिए और कमांडो खालिद की कमीनगाह वाले इलाके में आकर एक जगह उतर गया। वहाँ से पैदल कमीनगाह की टीले तक गया। गड्ढे में से होकर गार में जाने लगा तो मुझे 2 मुजाहिदों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब मुझे पहचाना तो एक मुजाहिद मुझे अंदर ले गया। कमांडो खालिद मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ, गले लगकर मिला। मैंने सबसे पहले जमीला का पूछा। कहने लगा, वो बेचारी तो बस सब्र शुक्र करके बैठी हुई है, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। अभी हमारे साथ होते हो, अभी गायब हो जाते हो। यहाँ तुमने आसपास या इस हुजरे में किसी सांप को तो नहीं देखा? मेरा ख्याल था कि शायद नागन दुर्गा इस तरफ आई हो। खालिद बोला, क्यों, क्या बात है? क्या कोई और भी आदमी सांप की जून में इधर आया हुआ है? मैंने इसे मुख्तसरन नाग दुर्गा के बारे में और फिर अपनी कहानी सुनाई और कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कमांडो। इंडियन आर्मी की लेज़र गन द्वारका के साहिली पहाड़ियों में किसी जगह डिप्लॉय कर दी गई है। हो सकता है 2 गन्ने होंगी। जैसा कि मैंने भारतीय फौजी अफसरों को बातें करते सुना है, इस तोप की मार कराची तक है और तुम खूब जानते हो कि लेज़र गन क्या तबाही मचा सकती है। कमांडो खालिद बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। कहने लगा, ब्लू प्रिंट वाली नक्शे में इस गन पोस्ट की कोई ख़ास जगह नहीं दिखाई गई थी। द्वारका की साहिली पहाड़ियाँ तो काठियावाड़ से लेकर आगे बहुत दूर तक चली गई हैं। मैंने इसे ब्लू प्रिंट पर देखे हुए अपनी यादाश्त में महफूज किए हुए सारे निशानात बताए और कहा, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये लेज़र गन पोस्ट द्वारका के शुमाल मशरिक में सबसे ऊंची पहाड़ी पर है। क्या तुम इस इलाके में कभी गए हो? कमांडो खालिद बोला, वो सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, लेकिन ये याद नहीं कि द्वारका के साहिल पर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। मैंने कहा, यह तो वहाँ चलकर मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं इंडिया कब साहिल की तरफ से कराची पर हमला कर दे। कमांडो खालिद कहने लगा, ऐसा भी कोई अंधेर नहीं मच गया। आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी गाफिल नहीं बैठी होगी। तुम फिक्र न करो, ये पाकिस्तान की बका के साथ साथ हम भारत के मुसलमानों की बका का भी मसला है। हम द्वारका की लेज़र गन पोस्ट को ज़रूर तबाह करेंगे, खा इसके लिए हमें अपनी जानें क्यों न कुर्बान करनी पड़े। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें अपने साथ कितने कमांडो ले जाने होंगे? कमांडो खालिद ने एक लम्हे सोचकर जवाब दिया, इस मिशन के लिए ज़्यादा कमांडोज की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कमांडो हारून को साथ ले चलेंगे। वो गुजराती के साथ साथ तामिल ज़ुबान भी समझ और बोल लेता है। हमें असले की भी ज़रूरत होगी। मैंने कहा। कमांडो खालिद बोला, हम यहाँ से ज़्यादा असला अपने साथ लेकर वहाँ नहीं जा सकते। ये किसी जंगल का कमांडो मिशन नहीं है, ये एक तरह से शहर का और बहुत अहम फौजी अड्डे को तबाह करने का मिशन है। यहाँ जाबाज कमांडो की जुर्रत और दिलेरी के साथ साथ सुराग रसानी की भी ज़रूरत है। कमांडो हारून फौजी असले की टेक्निकल बारीकियों की भी समझ बूझ रखता है और भेस बदलने में भी बड़ा माहिर है। और फिर हम पहले काठियावाड़ जाएंगे। काठियावाड़ में हमारे मुजाहिद मौजूद हैं, वो भी हमारी रहनुमाई करेंगे। मैंने कहा, हमें सुबह सुबह यहाँ से काठियावाड़ की तरफ निकल पड़ना चाहिए। कमांडो खालिद ने हंसकर कहा, क्या जमीला भाभी से नहीं मिलोगे? वो तो बेचारी हर रोज़ किसी न किसी को भिजवाकर तुम्हारा पूछ लेती है। मैंने कहा, तुम इसे अभी किसी को भेजकर बुलवा लो, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने इंडियन कैप्टन पांडे और मेजर गोखले की पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें सुनी हैं, इससे मुझे बेहद तशवीश है। यकीन करो खालिद भाई, भारत की मिलिट्री हाई कमांड कराची से पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर चुकी है। कमांडो खालिद को भी अब कुछ तशवीश होने लगी थी। कहने लगा, हो सकता है भारतीय नेवी लेज़र गन की ताकत के नशे में इस किस्म की हरकत कर बैठे। ठीक है, हम सुबह ही काठियावाड़ चल पड़ेंगे। इसने एक मुजाहिद को शहर में भेजकर जमीला को बुलवा लिया। मुझे देखकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, जमीला मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बेहद मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यकीन करो मैंने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहा हूँ, एक मुसलमान और पाकिस्तानी की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। हम सुबह जिस मिशन पर रवाना हो रहे हैं वो हम सब की सलामती और बका का मिशन है। शायद इंडिया में मेरा ये आखिरी मिशन होगा। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद अगर मैं ज़िंदा बच गया तो तुम्हें लेकर फ़ौरन पाकिस्तान चला जाऊँगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी जगह मैं मर जाऊँ। ये कहकर जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे अपने साथ लगाकर हौसला दिया और एक बार फिर कहा कि हम इस मिशन की तकमील के बाद ज़रूर पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। जमीला 1-2 घंटे मेरे पास बैठी बातें करती रही। हमने वहीं एक साथ खाना खाया, चाय पी, फिर वो अपने एक मुजाहिद के साथ शहर चल दी। इसके जाने के बाद कमांडो खालिद ने कमांडो हारून को भी वहाँ बुलवा लिया। इसे द्वारका मिशन की सारी तफसीलात समझाई। कमांडो हारून बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। कहने लगा, कमांडर, इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें अपने काठियावाड़ के मुजाहिदों से मशवरा ज़रूर करना होगा। इनसे तो हम ज़रूर मशवरा
करेंगे, खालिद ने कहा। मैंने पूछा, कमांडो हारून, तुम जदीद फौजी असले को तकनीकी तौर पर समझते हो? ये बताओ कि एक लेज़र गन की मार कितनी दूर तक हो सकती है और वो कितनी तबाही मचा सकती है। कमांडो हारून कहने लगा, अगर जैसा कि तुम कह रहे हो इंडियन आर्मी के फौजी इस गन के जरिए द्वारका से कराची पर वार करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये बड़ी ताकतवर लेज़र गन होगी और ये ज़रूर इसराइली टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई होगी। मैंने कहा, यह बात तो मैंने इन आर्मी अफसरों की ज़ुबानी भी खुद सुनी है कि ये लेज़र गन इसराइली फौजी हाई कमांड के तावन से तैयार की गई है। हारून बोला, तो फिर ये इस बरआज़म की सबसे महलिक और ख़तरनाक लेज़र गन होगी। अगर इंडियन आर्मी के पास इस किस्म की एक और गन भी है तो वो वाघा बॉर्डर से लाहौर पर भी अटैक कर सकते हैं। ये तो इन नापाक अज़ाइम का भी इजहार कर रहे थे। इसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद ने कहा, इसका मतलब है कि हमें दूसरी लेज़र गन को तलाश करके इसे भी तबाह करना होगा ताकि वाघा की जानिब से भी लाहौर को बचाया जा सके। कमांडो हारून बोला, इतनी बड़ी लेज़र गन तैयार करना कोई इतना आसान काम नहीं है। इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इंडियन फौजी हाई कमांड ने एक गन ज़रूर तैयार कर ली है और इसे, जैसा कि कमांडो करमदाद ने हमें बताया है, द्वारका की साहिली पहाड़ियों पर ज़रूर नस्ब कर रखा है। हमें सबसे पहले इसे तबाह करना होगा। कमांडो खालिद ने बात को समेटते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम आज ही सुबह की ट्रेन से बम्बई रवाना हो रहे हैं। फ्रंटियर मेल मुंह अंधेरे भोपाल से निकलती है। हम आम कमीज पतलून के लिबास में होंगे और अलग अलग डब्बों में सफ़र करेंगे। ओके, हम दोनों ने जवाब दिया। इसके बाद हम वहीं सो गए। रात के 3 बजे हमें जगा दिया गया। हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए, एक एक प्याली चाय पी और खुफिया कमीनगाह से अलग अलग निकल कर भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। स्टेशन पर हम एक तयशुदा जगह पर आकर मिल गए। कमांडो खालिद ने हारून को 3rd क्लास के बम्बई तक के 2 टिकट लाने के लिए भेज दिया और मुझसे कहा, पुलिस की निगाहों से बचकर रहना। हम स्टेशन पर एक ऐसी जगह बैठे थे जहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। कमांडो हारून टिकट लेकर आ गया। हमने अपने अपने टिकट ले लिए। कमांडो खालिद ने कहा, यह ट्रेन बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर जाकर ख़त्म होती है, हम आखिरी टर्मिनल के पास मिलेंगे। ओके गो। और हम अलग अलग होकर स्टेशन के गेट की तरफ चलने लगे। भोपाल काफ़ी बारौनक और बड़ा स्टेशन था। रात के पिछले पहर भी प्लेटफार्म पर काफ़ी रौनक थी। मैं एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे मुसाफिरों में कमांडो खालिद और कमांडो हारून में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हम अपने साथ किसी किस्म का असला तो क्या चाकू भी लेकर नहीं चले थे। ये चीज़ें हमें रास्ते में किसी मुश्किल में फंसा सकती थी। रास्ते में इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। गाड़ी आ गई, मैं भी एक डब्बे में चढ़ गया। ट्रेन भोपाल से रवाना हो गई। इसी रोज़ रात के 11 बजे के करीब ट्रेन ने हमें बम्बई सेंट्रल पहुंचा दिया। टर्मिनल प्लेटफार्म के आखिरी सिरे पर था। मैं टहलता हुआ वहां आकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद और कमांडो हारून भी आ गए। हम वहीं से रेल की पटरी में उतर गए और चंद लम्हों के बाद हम स्टेशन के बाहर वाले मुसाफिर खाने में थे। यहाँ से हमें मालूम हुआ कि काठियावाड़ की तरफ ट्रेन अभी अभी निकल कर गई है। अब अगली ट्रेन जो पैसेंजर है 2 घंटे बाद जाएगी। हम वही मुसाफिर खाने में बैठे रहे। वहीं हमने खाना भी खाया, चाय पी और सर जोड़ कर बैठे बातें करते रहे। मुसाफिर खाने में काफ़ी लोग थे। बच्चों का शोर भी था। पुलिस का कोई सिपाही वहाँ नहीं था। जिस वक्त काठियावाड़ जाने वाली ट्रेन आई तो हम अलग अलग होकर इसमें सवार हो गए। बारिशों की वजह से बम्बई और काठियावाड़ के दरमियान 2-3 जगहों से रेलवे लाइन टूट गई थी। वहाँ ट्रेन को बार बार काफ़ी देर रुकना पड़ा। इस तरह ट्रेन 5-6 घंटे लेट पहुँची। काठियावाड़ में रात हो गई और बारिश हो रही थी। ये इलाका हमारे लिए इतना ख़तरनाक नहीं था जितना भोपाल, बम्बई और दिल्ली का इलाका था। हम यहाँ एक साथ स्टेशन से बाहर निकले और एक तरफ से होकर खड़े हो गए। बारिश काफ़ी ज़ोरदार थी। मैं पहली बार इस शहर में आया था जब कमांडो हारून और कमांडो खालिद वहाँ कई बार आ चुके थे। हारून ने कहा, टैक्सी पकड़ लेते हैं। कमांडो खालिद बड़ी गहरी निगाहों से इधर उधर माहौल का जायजा ले रहा था। कहने लगा, यहाँ से हम टैक्सी नहीं लेंगे, बारिश थम जाए तो मंदिर वाले चौक से टैक्सी लेंगे। ज़रा बारिश थमी तो हम स्टेशन के अहाते में से गुजर कर होगे बाजार में चलने लगे। ये इलाका भी द्वारका की तरह ऊंचा नीचा था। बाजार में बैलगाड़ियाँ भी चल रही थी। मंदिर वाला चौक आ गया। वहाँ एक जैन मंदिर था जहाँ से शुभद कीर्तन की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ से कमांडो खालिद ने खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका। हम इसमें बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर को खालिद ने किसी जगह का नाम बताया था। वो जगह शहर से बाहर थी। वहाँ आकर टैक्सी हमने छोड़ दी और पैदल चल पड़े। स्टेशन से चले थे तो फुहार सी पड़ रही थी। अब वो भी रुक गई थी। आसमान पर दूर दूर बिजली की हल्की हल्की चमक पैदा हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। ये ऐसा इलाका था कि सड़क की दोनों जानिब बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी। यहाँ अंधेरा भी था। दोनों को मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। एक जगह डहलानी छतों वाले कुछ क्वार्टर से बने हुए थे। कमांडो हारून और खालिद मेरे आगे आगे चल रहे थे। जमीन पथरीली होने की वजह से वहाँ बारिश से कीचड़ नहीं हुआ था। ये एक छोटा सा मकान था। मकान के 2 कमरे थे जो साथ साथ बने हुए थे। डहलानी छत एक ही थी। बाहर तंग सेन में एक तरफ रक्षा खड़ा था।
खालिद ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी ने गुजराती में पूछा, कौन है? खालिद ने कहा, भोपाल से आए हैं। इसी वक्त दरवाज़ा खुल गया। अंदर बिजली के बल्ब की रोशनी हो रही थी। एक दुबले पतले नौजवान ने दरवाज़ा खोला था। इसने बुनियान और पतलून पहनी हुई थी। घुंघराले स्याह बाल बल्ब की रोशनी में चमक रहे थे। इसने बारी बारी खालिद और हारून को गले लगाया, फिर मेरी तरफ देखा। कमांडो खालिद ने कहा, ये कमांडो करमदाद है, पाकिस्तान से आया है। इस नौजवान ने मुझे भी गले लगा लिया और बोला, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखी। इसने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी और हमें दूसरे कमरे में ले गया। दूसरा कमरा पहले कमरे से मुख्तलिफ नहीं था। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। कोने में रिक्शे के 2 टायर पड़े थे, 2 बांस की चारपाइयाँ पड़ी थी। वहीं कोने में गैस का चूल्हा, 2-4 बर्तन भी पड़े थे। हम चारपाइयों पर आमने सामने होकर बैठ गए। इस मुजाहिद का मुझसे तारुफ करवाया गया। इसका नाम कासिम था। वो शहर में रिक्शा चलाता था, मगर भोपाल के मुजाहिदीन की खुफिया तंजीम का इंतहाई सरगर्म रुकन था। कासिम ने कहा, मैं अभी होटल से खाना लेकर आता हूँ। हारून और खालिद ने कोई एतराज़ न किया। वो चला गया। खालिद कहने लगा, करमदाद ये दुबला पतला नौजवान बड़ा दलेर मुजाहिद है। यहाँ के मुसलमानों को अगर हिंदू तंग करे तो ये फ़ौरन इनकी मदद को पहुँचता है और दुश्मनों को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने से भी गुरेज नहीं करता। बड़ा सरफरोश मुसलमान है। कासिम खाना लेकर आ गया। हम सब ने मिलकर खाना खाया। कासिम ने गैस का चूल्हा जलाकर खुद चाय बनाई। हम बैठकर चाय पीने लगे तो कासिम ने पूछा, कमांडो क्या कोई ख़ास मिशन है? कमांडो खालिद ने इसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बयान कर दी। कासिम खामोशी से सुनता और चाय पीता रहा। कहने लगा, हैरानी की बात है, हमें खबर ही नहीं कि हमसे थोड़ी दूर द्वारका में पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक साजिश हो रही है और इंडियन आर्मी ने ताकतवर लेज़र गन भी नस्ब कर दी है। कमांडो खालिद ने मुजाहिद कासिम से पूछा, सबसे पहले तो हमें यहाँ से द्वारका पहुँचना है। मुझे ये बताओ कि द्वारका में अपना कोई ऐसा आदमी है जिसके पास हम कुछ देर छुप कर रह सके? मुजाहिद कासिम ने कहा, वहाँ अपना एक मुजाहिद मौजूद है। इस मुजाहिद का नाम कासिम ने हमें बताया, मगर मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा। आप मेरी दास्तान सुन रहे हैं। अब तक आपको मालूम हो चुका होगा मैं भारत में इन मुजाहिदों के असली नाम और असली ठिकाने क्यों नहीं बताता। इसलिए द्वारका के मुजाहिद का असली नाम नहीं बताऊंगा। आप इसे शेर खान समझ लें। शेर खान भोपाल की खुफिया इस्लामी तंजीम का ही एक रुकन था और द्वारका की बंदरगाह के करीब द्वारका के छोटे से बाजार में स्टेशनरी की दुकान करता था। सन 65 की जंग में जब पाकिस्तान नेवी की तोपों ने द्वारका की साहिली तोपों का सफाया कर दिया था और द्वारका किले के गोला बारूद के जखीरे को उड़ा दिया था, तो शेर खान ने ही सबसे पहले आकर मुजाहिद कासिम को द्वारका की तबाही का चशमदीद हाल सुनाया था। मुजाहिद कासिम ने हमें मुजाहिद शेर खान के बारे में बाज़ ज़रूरी तफसील बयान की और कहा, हम शेर खान के घर पर ही जाकर ठहरेंगे। द्वारका एक छोटा सा शहर है। सिर्फ सोमनाथ के मंदिर की वजह से इसकी रौनक है। बंदरगाह पर जहाज़ भी आते जाते रहते हैं। कमांडो हारून ने कहा, कासिम भाई, हमें जितनी जल्दी हो सके द्वारका पहुंचकर भारतीय नेवी के लेज़र गन पोस्ट की साइट तलाश करनी होगी। ये काम काफ़ी वक्त ले सकता है और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कोई पता नहीं भारत कब कराची पर हमला कर दे। इनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि कश्मीर के महाज पर एक तो भारत सरकार का आधा बजट सरफ हो रहा है, दूसरी इसकी फ़ौज कट रही है। वो पाकिस्तान पर हमला करके बहुत से मफादात हासिल करना चाहता है। मुजाहिद कासिम कहने लगा, हम दिन के वक्त यहाँ से निकल चलेंगे। एक ट्रेन दोपहर के वक्त यहाँ से द्वारका की तरफ रवाना होती है। मैं इसके टिकट खुद जाकर ले आऊँगा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।